जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हम अंबेडकर जी के आधुनिक भारत के निर्माण पर जो 7 महत्वपूर्ण अवदान हैं उन पर चर्चा करेंगे। कल उनकी जयंती हम सब ने मनाई, उसके लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। कल तकनीकी कारणों से मैं यह लाइव पूरा नहीं कर पाया था, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, बट आज यह हम लोग लाइव कर रहे हैं। और आज अंबेडकर जी के उनके जीवन, जन्म स्थान, इस सब के बारे में आप सब लोगों को पता ही है, सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के जो तथ्य हैं उनके जीवन से संबंधित, उन तथ्यों पर न जाते हुए सीधा मैं विश्लेषणात्मक बातों को रखना चाहूँगा। जो 7 महत्वपूर्ण योगदान मैं मानता हूँ आधुनिक भारत के निर्माण में अंबेडकर जी का, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की हम चर्चा बुद्ध जी की प्रतिमा के सामने, मेरे घर पे जो मैंने लगा रखी है, उसके सामने हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बट यहाँ इंटरनेट की कई दिक्कतें भी आ रही हैं, उसके कारण मैं थोड़ा चल करके यह लाइव करता जाऊंगा। तो दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। और जो पहला मैं उनके योगदान की बात करूं, पहले उनके अवदान की बात करूं, तो मैं कहना चाहूँगा संस्कृति का परिष्कार। भारत देश की संस्कृति में आप सब लोगों ने एहसास किया होगा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत देश की जो संस्कृति का विरल धारा है वह लगातार बहती रहती है, लेकिन जब उसमें कई विद्रूपताएं, कई कमियां, कई प्रकार की कमजोरियां आ जाती हैं, तो कोई ना कोई महापुरुष आता है हमारे बीच से ही, हमारे समाज के बीच से ही, और वो महापुरुष आकर के उस कमजोरी को, उस विषमता को, उस समस्या को समाप्त करता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। उन्हें हम कभी महात्मा बुद्ध के नाम पे जानते हैं, कभी महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं, कभी भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, कभी बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से जानते हैं, और कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। इस तरह की शख्सियत थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे समाज के में जो कमियां थीं, समस्याएं थीं, उनसे निपटने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए डॉक्टर साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने सुधारात्मक कार्य किए, उसको परिष्कार करने का काम किया। तो पहला अवदान मैं मानता हूं कि भारत की जो संस्कृति की धारा है उसको उन्होंने सुधारने के दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूं वह है भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में, भारत को ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में आज जो हम बात करते हैं, भारत को ग्लोबल पावर बनाने के दिशा में जो काम हम आज करते हैं, जो बात करते हैं, जो आज हम सपना देख पाते हैं कि भारत को सुपर पावर भारत बन सकता है, इस तरह का सपना देख पाते हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है आधुनिक भारत में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। कैसे भारत सुपर पावर तभी बन पाया है, इतिहास को हम उठाकर देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत सुपर पावर तभी बन पाया है जब सामाजिक विषमता की दीवारें ढह गई हों। जब सामाजिक विषमता समाज में नहीं रहती है, तभी बाबा साहब अंबेडकर जी जैसे लोगों के कारण भारत सुपर पावर बन पाता है। इतिहास के दौर में देखें, प्राचीन भारत में हम जाकर देखें तो पहले वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी वो कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित थी, और इस सब लोग अपनी अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार काम करते थे। और वो वर्ण व्यवस्था जब तक चलती रही तब भारत दुनिया की सुपर पावर रहा, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा, वैश्विक शक्ति रहा। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक लगातार 1500 सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है, और उसके अगले 200 सालों को भी जोड़ लें जो कि कमोबेश बना रहा, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 1700 सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। ये उसी दौर में अधिकतर संभव हो पाया, उसी बुनियाद पे अधिकतर संभव हो पाया, उसी बेस पे संभव हो पाया जो सामाजिक समानता पर आधारित थे और सभी लोग अपना अपना कार्य करते थे, इस पर आधारित रहा, तभी वह हो पाया। बाद में जब हमारे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई, जब जाति पाति के बंधन ने हमारे समाज को, हमारे देश को जकड़ लिया, तब हमने देखा कि भारत धीरे धीरे कमजोर हो गया और गुलामी की जंजीरों में बंधता चला गया। और गुलामी की जंजीरों में जब हम बंध गए तब हमारा आर्थिक शोषण भी हुआ। औपनिवेशिक काल में विशेष करके अंग्रेजों के समय में दादा भाई नौरोजी जी जैसे लोगों ने भी
जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जो हमारे देश से कैसे संपत्ति का बहिर्गमन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे बहुत सारी थ्योरीज लिखी। तो इसलिए भारत फिर कमजोर होता चला गया आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से। तो ये मूल समस्या रही है। लेकिन जब आजादी का आंदोलन हुआ और बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए लगातार अपने आप को झोंक दिया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगातार परिश्रम करते हुए उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। और भारत के संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक उन्होंने सामाजिक समानता को एक संवैधानिक मूल्य के रूप में, संविधान के मूल भावना के रूप में स्थापित किया। और इसी सामाजिक समानता के सिद्धांत को जब भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में लागू किया गया, तो इसी का परिणाम रहा कि भारत धीरे धीरे अब फिर से जाति पाति की दीवारों को तोड़ करके एक साथ सभी लोग समानता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। और उसी बुनियाद पे हम आज भारत के सुपर पावर, ग्लोबल पावर होने का सपना देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह तभी संभव हो पाया है जब संविधान में सामाजिक समानता के मूल्य को स्थापित किया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल राजनीतिक समानता, वोट का अधिकार, सभी लोगों को एक एक वोट का, सभी लोगों को चुनाव लड़ने का, सभी लोगों को वोट देने का, ये राजनीतिक समानता थी। लेकिन साथ ही साथ देश में सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता, या हम कहें कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी सुनिश्चित हो सके इस देश के सभी नागरिकों के लिए, इसके लिए बेस बनाने का किसी ने काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और उसी का परिणाम रहा कि आज हम सपना देख पा रहे हैं कि भारत 21वीं सदी में ग्लोबल पावर बन सकता है। तो दूसरा मैं उनका सबसे बड़ा योगदान मानता हूं कि उन्होंने भारत को ग्लोबल पावर देखने के लिए, ग्लोबल पावर बनने का सपना देखने के लिए एक बेस प्रदान किया है। तीसरा चीज, उन्होंने जाति पाति की दीवारों को तोड़ने के लिए जो काम किए, लगातार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, उसके लिए मैं मानता हूं कि उनका सबसे बड़ा योगदान है। चौथा, उनका जो ऐतिहासिक अवदान की मैं बात करूं तो वह है महिला सशक्तिकरण के लिए। भारत के समाज के, हर प्रदेश के समाज के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा काम किया आधुनिक भारत में, आजाद भारत में, आजादी के बाद के भारत में, तो डॉक्टर अंबेडकर ही थे। दोस्तों, हिंदू कोड बिल, वो सबसे की ड्राफ्टिंग उन्होंने स्वयं की। हिंदू कोड बिल के लिए लगातार समर्पित होकर कार्य करते रहे। हिंदू कोड बिल देश में लागू हो, इसके लिए उन्होंने सब प्रकार के कष्टों को भी सहा। दोस्तों, आजादी के बाद आप सब लोगों को पता है कि वो कानून मंत्री भी थे। आजादी के बाद वो कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। लेकिन जब नेहरू जी ने कैबिनेट का अपना लिस्ट बनाकर गांधी जी को दिखाने लेकर गए थे, उस समय अंबेडकर जी का नाम नहीं था। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये आजाद भारत की कैबिनेट बन रही है जवाहरलाल, न कि जवाहरलाल की कैबिनेट बन रही है। और यह कहते हुए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम को कानून मंत्री के रूप में शामिल करवाया था। और कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के साथ साथ ये हमको समझना होगा कि हिंदू कोड बिल का महिला सशक्तिकरण के लिए क्या महत्व था। हिंदू कोड बिल जब नहीं था तो आज से महज 6 दशक पहले हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि किसी महिला को, किसी बेटी को, किसी बहन को उसके पिता के संपत्ति पर अधिकार मिल पाएगा। ये हो ही नहीं पाता था। किसी भी महिला को संपत्ति पर अधिकार मिलता ही नहीं था। ये मूल समस्या थी। इसके अलावा अगर कोई विधवा हो जाए तो उसके पति के संपत्ति पर उसको कोई अधिकार नहीं मिल पाता था। ये सब संभव हो पाया केवल हिंदू कोड बिल के कारण। और जब नेहरू जी की कैबिनेट में कानून मंत्री के रूप में काम करते रहे तो लगातार कई मामलों पे नेहरू जी और अंबेडकर जी की मतभेद होते रहे। कई प्रकार के अपमान का भी सहन अंबेडकर जी को करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिंदू कोड बिल को लागू करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं समर्पित होकर यह कार्य कर रहा हूँ। तमाम तरह के अपमानों को भी झेल कर भी हिंदू कोड बिल को लागू कराने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने हिंदू कोड बिल के संबंध में उन्होंने खुद कोट किया है, हिंदू कोड बिल को मैं इतना महत्वपूर्ण मानता हूँ कि तमाम मतभेदों के बाद भी मैं कैबिनेट का हिस्सा बना रहा। हो सकता है कि मेरे इस्तीफा देने का कोई फर्क ना पड़े, किसी को इसकी फिक्र ना हो, लेकिन मुझे अपने आप के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। यह त्याग पत्र देने से ही मुमकिन था। वो लगातार हिंदू कोड बिल को लागू कराने के लिए सारे अपमान को सहन करते हुए बने रहे। लेकिन अंतिम में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए स्वयं के शब्दों में उन्होंने ये वाक्य कहे थे कि
कि मैं हिंदू कोड बिल को लागू करवाने के लिए सारे अपमान को सह रहा था, लेकिन अब उसी कारण से वो अंततः इस्तीफा दिए जब उसमें हिंदू कोड बिल को लेकर के मतभेद हुआ। तो मैं मानता हूं कि हिंदू कोड बिल को लागू करा करके बहनों को, बेटियों को अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार दिलाने का काम अगर किसी ने आधुनिक भारत में किया है तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है। इसी तरह से कोई विधवा अगर हो जाती है तो उसके पति पर संपत्ति का अधिकार अगर किसी ने आधुनिक भारत में दिलाया है तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिलाया है। इसको मैं चौथे उनके सबसे बड़े आधुनिक भारत के निर्माण में चौथे बड़े अवदान के रूप में देखता हूँ। पांचवा, मैं आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पांचवा जो अवदान मानता हूं डॉक्टर अंबेडकर का, वह धारा 370 से संबंधित है। जब संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए सारे सेक्शन को ड्राफ्ट करने की, प्रारूप बनाने की जिम्मेदारी, यह काम डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, स्वयं कर रहे थे। लेकिन जब नेहरू ने अंबेडकर जी को धारा 370 को ड्राफ्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने इसे ड्राफ्ट करने से साफ मना कर दिया। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए धारा 370 को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने साफ साफ नेहरू जी को इसकी ड्राफ्टिंग करने से मना कर दिया। ड्राफ्टिंग करने से मना कर देने पर बाद में नेहरू जी के द्वारा शायद गोपाल स्वामी अयंगर जी को उन्होंने फिर आमंत्रित किया और गोपाल स्वामी अयंगर ने इस अनुच्छेद का धारा 370 की ड्राफ्टिंग की। अंबेडकर जी ने धारा 370 की ड्राफ्टिंग करने से मना कर दिया था। ये आधुनिक भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उनका इस तरह का समर्पण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर था। इसे मैं पांचवें सबसे बड़े अवदान के रूप में अंबेडकर जी के जीवन से देखता हूं। छठवां, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदू धर्म की कई सारी बुराइयों को अस्वीकार करते हुए एक नया मार्ग चुनने का फैसला किया। उस समय उनके पास ईसाई पंथ या मुस्लिम पंथ, जिनकी निष्ठा विदेशी निष्ठा थी, उन पर विदेशी भूमि से पैदा हुए जो मार्ग थे उन्होंने स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए हमारी भारत की भूमि पर ही पैदा हुए बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वो विदेशी साजिशों का शिकार हमारा समाज भविष्य में ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि विदेशी जमीन पर पैदा हुए धर्मों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसे मैं उनका छठवां सबसे बड़ा अवदान मानता हूँ। सातवां, जो उनका व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विशेषता मैं मानता हूँ, वह तमाम तरह की समस्याओं को, तमाम तरह के परेशानियों को झेलने के बाद भी अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व था, उनका जो जीवन था, वह प्रतिक्रियावादी नहीं हुआ। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया सारी समस्याओं को, सारी प्रताड़नाओं को, सारे अपमान को जीवन भर झेले, लेकिन उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को सुधारवादी बनाया। वो खुद मशाल की तरह, दीपक की तरह जलते रहे, दीपक की तरह वे जलते रहे और वो बाकी समाज को प्रकाशित करने का उन्होंने काम किया। दोस्तों, आप सभी कल्पना कीजिए कि उनको जीवन में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो बचपन में पढ़ना चाहते थे, मेधावी थे, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे और जब बचपन में स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो ब्लैक बोर्ड में एक बार उनके टीचर ने उनको कुछ लिखने के लिए बुलाया तो सारे तथाकथित सवर्ण वर्ग के बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने विरोध किया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में वो लिखने जाने वाले थे, उस ब्लैक बोर्ड के पीछे में टिफिन बंधी हुई थी, टिफिन टंगी हुई थी, इसलिए सब लोगों ने विरोध किया। इस तरह का अपमान उनको सहना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो दूसरा बच्चा नल की टोटी खोलता था, तब उनको पानी पीने दिया जाता था। बड़ोदरा में वो एक ऑफिसर बन गए तो उनको किराए का मकान नहीं मिल रहा था। वो जब ऑफिसर के रूप में काम करते थे तो उनके मातहत, उनके सबऑर्डिनेट फाइल को फेंक कर उनको दिया करते थे। इस तरह के अपमान को वो जीवन में सहे। इसके बाद भी उन्होंने उनका व्यक्तित्व प्रतिक्रियावादी या बदला लेने वाला नहीं बना, बल्कि सुधारवादी उन्होंने व्यक्तित्व बनाया और पूरे समाज को, पूरे देश को सुधारने की दिशा में आजीवन कार्य करते रहे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ये एक युवा जो जीवन में इतने परेशानियों को, इतने अपमान को, इतनी प्रताड़नाओं को सहा हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जिसने डिग्री हासिल की हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जिसने डिग्री हासिल की हो, उनके पास पूरे जीवन में अवसर थे कि वो जाकर विदेश की जमीन पर सेटल हो जाते, विदेशों में रह जाते।
उनके पास अवसर था कि वो देश में आकर बड़े बड़े हाई सैलरी वाले प्रैक्टिस करते। इतने सारे उनके पास डिग्री थे। वो न केवल कानून के विद थे बल्कि वो मेनली एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लेकिन इन सब को करने के बजाय उन्होंने पूरे जीवन को समाज के सुधार के लिए झोंक दिया। यह अम्बेडकर जी की विशेषता थी। एक युवा जिसके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री थी उस जमाने में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री थी उस जमाने में, उन सब को छोड़ करके उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया कि वो समाज में सुधारवादी कदम लाएं, समाज में सुधारवादी कार्य करें। यह अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व की विशेषता थी। मैंने 7 अवदानों पर उनके जीवन से चर्चा की है। पहला मैंने कहा कि भारत की संस्कृति को परिष्कृत करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत सारे इस दिशा में कार्य किए हैं। भारत के कर्मकांड, भारत की समाज में आ गई बुराइयों को से चेताने का उन्होंने काम किया। दूसरा मैं उनका बड़ा योगदान जो मानता हूं वह भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में उन्होंने सामाजिक समानता को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक जो लागू किया, उससे भारत की बुनियाद मजबूत हुई और उसी से आज हम 21वीं सदी के ग्लोबल पावर बनने का सपना देख भी पा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने जाति प्रथा की दीवारों को तोड़ने का काम किया। चौथा, उन्होंने भारत के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया और उसके लिए आजीवन समर्पित होकर संघर्ष करते रहे। पांचवा, धारा 370 को उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गलत मानते हुए ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय एकता के लिए उनके इस तरह का समर्पण था। छठवां, वो मैं मानता हूं कि उन्होंने जब अपने जीवन में धर्म ना कहूं, मैं पंथ कहूं या जो भी कहूं, मार्ग कहूं, उस मार्ग को जो बदलने का जो उन्होंने जब निर्णय किया, तो उस मार्ग को बदलने के निर्णय के क्रम में अम्बेडकर जी ने विदेशी भूमि के किसी मार्ग को नहीं चुना, बल्कि भारत भूमि के भीतर से पैदा हुए बौद्ध धर्म को, भगवान बुद्ध को चुना। इसीलिए आज हमने भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने से आज का लाइव प्रसारण चालू किया था। नेट की समस्याओं के कारण मुझे बाहर आना पड़ा। सातवां, उन्होंने जीवन में सारे तरह के अपमान झेले, लेकिन इसके कारण वो प्रतिक्रियावादी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जीवन भर सुधारवादी कदम उठाए। वो एक दीपक की तरह जलते रहे और पूरे समाज को, देश को आज तक वो प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह का उनका जीवन रहा है। दोस्तों, कुछ बातें मैं कांग्रेस के संदर्भ में भी बोलना चाहूँगा। कांग्रेस अम्बेडकर जी के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने आजीवन अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि 1952 के पहले आम चुनाव में उनको टिकट नहीं दी थी कांग्रेस ने, और उनके पीए को टिकट देकर उनके अगेंस्ट में ही हरवाया था उनको चुनाव में। ये इतिहास की सच्चाई है। दूसरा, भारत रत्न के संदर्भ में मैं कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करना चाहूंगा। 1954 में पंडित नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दिए। 1971 में इंदिरा गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं के लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि 1990 तक भारत रत्न की घोषणा अम्बेडकर जी के लिए नहीं की गई। कांग्रेस की इतने दशकों तक सरकार रही, उन्होंने अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। अम्बेडकर जी के लिए भारत रत्न की घोषणा अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने 1990 में जाकर के की। 1956 में उनकी मृत्यु तक हो चुकी थी। 1954 में नेहरू स्वयं के लिए भारत रत्न ले लिए थे, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर जी के लिए नहीं किया। 1956 से हम गिने तो 66, 76, 86, करीब 34 सालों तक, उनके मृत्यु के करीब 34 सालों तक उनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। और भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित भारत सरकार ने 1990 में दिया था। तीसरा, मैं महत्वपूर्ण बिंदु आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार के द्वारा समरसता दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाया जा रहा है। अभी इस साल पूरे पखवाड़े को 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक से को कवर करने वाले पखवाड़े को समरसता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। भारत के डिजिटल पेमेंट के सबसे बड़े पोर्टल को, एक बड़े पोर्टल को भीम ऐप का नाम मोदी जी ने प्रदान किया है। इसके अलावा अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। महू उनके जन्म स्थल को,
नागपुर उनकी दीक्षा भूमि को, इंदु मिल को, लंदन के घर, उस घर को, प्राइवेट घर को जिसमें रहकर वो पढ़ाई किए थे, उसे भी पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने खरीदा है। लंदन के उस घर को खरीद लिया है जहां पे वो रहकर पढ़ाई करते थे, और आज उनको उनके महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और दिल्ली के हलीपुर को, जहां उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, इन 5 स्थलों को मोदी जी की सरकार के द्वारा पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस तरह के बड़े कार्य, बड़े कदम भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार अंबेडकर जी को सही मायनों में देश के इतिहास में हर दृष्टिकोण से स्थापित करने के लिए पुरजोर ढंग से लगी हुई है। वो स्वयं स्थापित हैं, वो स्वयं एक प्रकाश पुंज हैं, स्वयं सूरज हैं, स्वयं का उनका प्रकाश है। लेकिन फिर भी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जीवन को हर जगह पहुंचाएं और उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा हासिल करें, अंबेडकर जी के जीवन से प्रेरणा हासिल करें, तभी उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आज एक पोस्ट कर देने से, आज एक लाइव कर देने से, इस तरह की चीजों को कर देने मात्र से हम उनको सही मायनों में श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। जैसे आधुनिक भारत के निर्माण का उनका सपना था, उसके लिए जब हम समर्पित होकर कार्य करेंगे, तभी सही मायनों में डॉक्टर साहब को, बाबा साहब अंबेडकर जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी। यह संकल्प लेने का आज हम सबके लिए दिन है। कल मैं यह लाइव करना चाह रहा था, मगर तकनीकी कारणों से यह लाइव मैं कर नहीं पाया था। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में दिए जाने वाले 7 अवदानों पर चर्चा की, और ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी अवदान हैं। ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि ऐसे शख्सियत, ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच में पैदा हुए हैं। आज के इस लाइव को समाप्त मैं करने से पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के पास अपने घर में जो मैंने लगा रखी है, वहाँ पर मैं आ रहा हूँ। उनको भी नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध को, जिनको बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में, जब नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ 1956 में उन्होंने अपनी दीक्षा भूमि पर जो दीक्षा ली, भगवान बुद्ध को आदर्श माना था। उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। जय भीम, जय अंबेडकर। मैं उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भीम।